हम लोग रेगुलरली बैठे बगल में आज हम लोग का टॉपिक एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रेचिंग का है, ठीक है। स्ट्रेचिंग क्या होता है बताया था मैंने आपको कैसे। हाँ सर। स्ट्रेचिंग डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रेचिंग इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी थेरेप्यूटिक मैन्युअल डिजाइन्ड टू इंक्रीज द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू thereby improving flexibility by elongating structures that have adaptively shortened and have become hypomobile over time। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेचिंग क्या होती है? स्ट्रेचिंग इज अ जनरल टर्म, एक जनरल टर्म होता है, इसको हम यूज करते हैं क्या डिस्क्राइब करने के लिए? एनी थेरेप्यूटिक मैन्युअल, कोई भी थेरेप्यूटिक मैन्युअल जो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। डिजाइन टू इंक्रीज द एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब एक्सटेंसिबिलिटी तो क्या होगा सर मतलब वो मसल कितनी ज़्यादा खुल सके, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसकी लेंथ नहीं होती, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू thereby improving flexibility by elongating lengthening structure that have adaptively shortened। मतलब adaptively का मतलब जैसे किसी वजह से मान लीजिए किसी को इंजरी हुई है ना, प्लास्टर लगा हुआ है, मान लीजिए फ्रैक्चर का प्लास्टर लगा हुआ है, तो प्लास्टर का 1.5 महीने तक लगा रहेगा, तो क्या होगा? ये शॉर्टन हो जाएगा ना। तो इसकी जब ये प्लास्टर हटता है उसके बाद हम क्या करेंगे? लैंडरिंग कैसे कराएंगे? स्ट्रेचिंग के है ना, आप स्ट्रेच करोगे उससे धीरे धीरे करके जो भी ये स्ट्रक्चर का सॉफ्ट टिश्यू वो क्या होगा? धीरे धीरे इलोंगेट हो जाएगा, उसकी लेंथ है वो बढ़ेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर दैट हैव एडाप्टिवली शॉर्टेड एंड हैव बिकम हाइपोमोबाइल ओवर टाइम। हाइपोमोबाइल मतलब कि जब बना रहेगा बहुत दिन तक तो क्या होगा? शॉर्टनिंग होगी मसल के साथ साथ हाइपोमोबाइल हो जाएगा, कोई भी जॉइंट अगर कोई तरह से मूव नहीं करेगा, है ना, उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं हाइपोमोबाइल। तो स्ट्रेचिंग कहाँ यूज करेंगे? स्ट्रेचिंग को जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी थेरेप्यूटिक मैन्युअल डिजाइन्ड टू इंक्रीज द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू thereby improving flexibility by elongating structures that have adaptively shortened and have become hypomobile over time। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। यस सर, बाहर ध्यान रखा है। फिर आता है आपका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है स्ट्रेचिंग? ये मैकेनिज्म जो होता है स्ट्रेचिंग का वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स पे काम करता है, ठीक है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैंने बताया था आपको, व्हेन स्ट्रेच फोर्स सप्लाइड टू ए मसल टेंशन, ठीक है। कोई हम स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करते हैं कहाँ पे? किसी मसल टेंशन पे, आइदर क्विकली और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब क्विकली आप करेंगे या धीरे धीरे कोई भी फोर्स अगर अप्लाई करेंगे स्ट्रेच फोर्स किसी भी मसल टेंशन पे, ठीक है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एफर्ट ऑफ इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी आपके एफरेंट इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर सेंस क्या करेंगे? लेंथ चेंजेस, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हो, जब आपने स्ट्रेच फोर्स लगाया, जब प्राइमरी सेकेंडरी एफरेंट ऑफ इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर क्या करेंगे? सेंस करेंगे द लेंथ चेंजेस, मतलब वो फील करेंगे कि लेंथ चेंज हुई है, ठीक है। एंड एक्टिवेट एक्स्ट्राफ्यूजल मसल, फिर क्या करेंगे? वो एक्टिवेट कर देंगे एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर को वाया अल्फा मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। इसके थ्रू अल्फा मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, उनके थ्रू ये उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। एफरेंट फाइबर्स का काम क्या होता है? सेंटर से इंफॉर्मेशन को ले जाना, ठीक है। इन्फ्रेंट का काम होता है सेंटर तक वापस ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एफरेंट हो गया है ना। फिर आगे दस एक्टिवेटेड का स्ट्रेच रिफ्लेक्स, इससे क्या होगा? सारा प्रोसेस जब हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है? एक्टिवेट जाते हैं कौन से? स्ट्रेच रिफ्लेक्स आपके, है ना। एंड इंक्रीजिंग फैसिलिटेटिंग टेंशन इन द मसल बीइंग स्ट्रेच्ड। याद समझ आ गया? द इंक्रीज टेंशन कॉजेस रेजिस्टेंस टू लेंथनिंग एंड इन टर्न thought to compromise the effectiveness of the stretching procedure, है ना। यहाँ तक आपको समझ आ गया ना स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है? ये नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद मैकेनिज्म क्या होता है ना। सर इसका जरा लास्ट वाले पॉइंट अगर एक हिंदी में कंक्लूजन बता दें। ये द इंक्रीज टेंशन कॉजेस रेजिस्टेंस टू लेंथनिंग, जो क्या होता है टेंशन जब इंक्रीज होती है क्या करेगी?
कॉज करेगी रेजिस्टेंस टू लेंथनिंग, मतलब जब कोई लेंथनिंग हो रही है उसमें क्या करेगी, रेजिस्टेंस डेवलप करेगी। देखना आराम से। ठीक है, एंड इन टर्न इज थॉट टू कंप्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेचिंग प्रोसीजर। इससे क्या होगा, जो भी आपका स्ट्रेचिंग प्रोसीजर होगा उसकी इफेक्टिवनेस जो होगी वो क्या होगी, कंप्रोमाइज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यही ठीक है। ये स्ट्रेस रिफ्लेक्स का पूरा इमेज है। सर लिखा नहीं था हमने पूरा। क्या नहीं लिखा, देखिए फास्ट देखिए, स्लो स्लो आराम से नहीं। समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं? लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है, ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये क्या है, एफरेंट। ठीक है, एफरेंट इम्पल्स फ्रॉम स्ट्रेस रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से जो एफरेंट इम्पल्स जा रही है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो इम्पल्स सेंटर तक ले जा रही है। ठीक है, वो एफरेंट हो गई, और आपकी इफरेंट कौन सी, जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ला रही है, रेड वाली जो है आपकी इफरेंट हो गई, है ना। कोई भी जब स्ट्रेच रिफ्लेक्स काम करता है तो ऐसे काम करता है। यहाँ पे क्या स्ट्रेचिंग हुई, इसका रिफ्लेक्स गया स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ आई, मसल तक, वहाँ पे स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर आता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या होता है, when the stretch reflex is activated in a muscle, जब कोई स्ट्रेच रिफ्लेक्स किसी मसल में एक्टिवेट हो जाता है, जिनको हमें जिनकी लेंथनिंग करानी, वीक लेंथ है, डिक्रीज एक्टिविटी इन द मसल ऑन द अपोजिट साइड। मतलब क्या होगा, जब किसी मसल की स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, when the stretch reflex is activated in a muscle being lengthened, जिसके लिए आप करा रहे हो उसमें क्या होगा, स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज एक्टिविटी इन द मसल्स ऑन द अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड की जो मसल्स होगी उसकी जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल इनहिबिशन। मतलब मान लो आप बाइसेप्स की स्ट्रेचिंग करा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, एक की स्ट्रेचिंग होगी तो दूसरी क्या होगी, क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, है ना। क्या लिखा है, अपोजिट साइड ऑफ द जॉइंट मसल्स क्या होगी, इनहिबिट हो जाएगी, तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। बाइसेप की स्ट्रेचिंग जब होती है तो हाथ को ऐसे करते हैं कि ये सीधा स्ट्रेचिंग करते हैं। सीधा करेंगे, वो तो एग्जांपल मैंने दिया है। बाइसेप की स्ट्रेचिंग होगी, ट्राइसेप की होगी, ट्राइसेप करो तो आप ऐसे होगी ना। ठीक है, जो मूवमेंट होता है उसकी अपोजिट स्ट्रेचिंग होती है, समझ गए। जैसे क्या ट्राइसेप्स का क्या एक्शन है, ये है, लेकिन इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे तो आप उल्टा करेंगे। बाइसेप्स का एक्शन ये है, इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे तो उल्टा करेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन करेंगे। किसी मसल ग्रुप का उल्टा होता है तो वो वहाँ स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, to minimize activation of the stretch reflex and the subsequent increase in muscle tension and reflexive resistance to muscle energy during stretching procedures, slowly applied low intensity prolonged stretch is considered preferable to a quickly applied short duration stretch, है ना। क्या है, to minimize activation of the अगर आपको stretch reflex को एक्टिवेशन को मिनिमाइज करना है and subsequent increase in muscle tension, ठीक है, और क्या करना है, subsequent increase करना है muscle tension। तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रेजिस्टेंस टू मसल एनर्जी ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग प्रोसीजर, स्लोली अप्लाइड लो इंटेंसिटी प्रोलॉन्ग स्ट्रेच इज कंसीडर्ड। क्या होगा, आप स्लोली कोई भी स्ट्रेच दोगे, मतलब उसका जो फोर्स होगा स्लो होगा, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वो भी स्लो होगी, उससे क्या होगा, प्रोलॉन्ग स्ट्रेच इज कंसीडर्ड। उससे क्या होगा, प्रोलॉन्ग स्ट्रेच आपका होगा। ठीक है, रिफरली टू ए क्विकली अप्लाइड शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेच। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, रेसिप्रोकल इनहिबिशन।
गया? देखिए हाँ सर लिखिए। फिर आता है ऑटोजेनिक इनहिबिशन। तो क्या होगा इन कंट्रास्ट द जीटीओ क्या था? गोल्गी टेंडन ऑर्गन है ना। इसका काम क्या होता है? एज इट मॉनिटर्स टेंशन इन द मसल फाइबर। ये क्या करता है? मसल फाइबर में जो टेंशन डेवलप होता है उसको मॉनिटर करता है, ठीक है। एज एन इनहिबिटरी इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ मसल टेंशन इन द मसल टेंशन यूनिट इन विच इट लाइज, particularly if the stress force is prolonged. This effect is called autogenic inhibition. नहीं समझ में आगे सर समझ आ गई? समझाइए थोड़ा समझाइए। अरे समझाने वाला नहीं है, रास्ता होता है समझाने वाला नहीं है ना। जो समझ में आओ समझाइए। थोड़ा सुनाओ क्या समझ में आया? ऑटोजेनिक इनहिबिशन क्या होता है? सर जो हम लोग स्ट्रेचिंग किसी को कराते हैं तो जब फिजियोथेरेपी हाँ, तो उसमें जो जीटीओ का कंट्रीब्यूशन इसमें वो होता है जब कि उसको रिलैक्स करना, इस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, थोड़ा पहुँच गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो इन कंट्रास्ट द जीटीओ क्या होता है? गोल्गी टेंडन ऑर्गन होता है। ये क्या करता है? एज इट मॉनिटर्स टेंशन इन द मसल। ये क्या करता है? मसल में जो टेंशन होती है मसल फाइबर में, जब स्ट्रेचिंग करा रहे हो आप, जो आप टेंशन डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसको ये क्या करता है? मॉनिटर करता है। जीटीओ गोल्गी टेंडन ऑर्गन है ना। इसका काम क्या? मॉनिटर करता है। एज एन इनहिबिटरी इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ मसल टेंशन। ये क्या करता है? एक इनहिबिटरी इम्पैक्ट लाता है कहाँ पे? ऑन द लेवल ऑफ मसल टेंशन। जहाँ मसल टेंशन हो रही है उसमें इनहिबिटरी रिफ्लेक्स आता है ना। इन द मसल टेंशन यूनिट इन विच इट लाइज, पर्टिकुलरली द स्ट्रेच फोर्स इज प्रोलॉन्ग। अगर स्ट्रेच फोर्स जो है बहुत देर तक आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेते हो, लंबे समय के लिए, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ऑटोजेनिक इनहिबिशन। इनहिबिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स ऑफ मसल बाय द जीटीओ कंट्रीब्यूट टू फ्लेक्सिंग मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग ए स्ट्रेचिंग मैनूवर, enabling a muscle to be elongated against less muscle tension. It is thought that if the low intensity slow stress force, तो ऐसा मतलब मानते हैं कि अगर लो इंटेंसिटी स्लो स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करते हैं किसी मसल पे तो क्या होता है? The stress reflex is less likely to be activated as the GTO fires, ठीक है। अगर मान लीजिए लो इंटेंसिटी दे रहे हैं और स्लो स्ट्रेस दे रहे हैं तो क्या होगा? आपका स्ट्रेस रिफ्लेक्स जो है वो कम एक्टिवेट होगा, अच्छा है ना। इसकी वजह से क्या होगा? क्यों होगा ऐसा कि जीटीओ जो है वो वहाँ पे एक्टिवेट रहेगा, एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है। अगर आपने लो इंटेंसिटी दी, स्लो स्ट्रेस फोर्स लगाया किसी मसल पे तो दैट स्ट्रेस रिफ्लेक्स इज लेस लाइकली टू बी एक्टिवेटेड। जो स्ट्रेस रिफ्लेक्स था वो कम एक्टिवेट होगा, इसको रिलीज करने है का ना। इसकी वजह से एज द जीटीओ फायर्स, क्योंकि जीटीओ जो है वो आपको पूरी तरह से काम सर जब स्ट्रेच होगा ही नहीं तो उसमें रिलीज नहीं हो रहा है, स्लो हो रहा है। मतलब क्या एक होता है कि आपने अच्छे से स्ट्रेचिंग की, हल्की बिल्कुल ऐसे या फिर स्ट्रेचिंग फील होगी नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जीटीओ फायर जीटीओ काम नहीं कर रहा है ना। स्ट्रेस रिफ्लेक्स जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है। तो क्या होगा? एंड इनहिबिट टेंशन इन द मसल। ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, मतलब रोकेगा मसल्स में टेंशन को, allowing the parallel elastic component of the muscle to remain relaxed and lengthen, ठीक है। और अलाउ करेगा पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट है उनको मसल्स के रिमेन रिलैक्स एंड लेंथन, मतलब वो जैसे थे वैसे ही ऐसे रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और लेंथन, ठीक है। लिखना है? लिखिए हाँ। लिखिए जो
स्ट्रेचिंग आपके फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोबिलाइजेशन जैसे पढ़ा था वैसे स्ट्रेचिंग भी, ये दोनों आपको मतलब हर केस में लगभग यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रेचिंग और मोबिलाइजेशन जो है ऑर्थोपेडिक सारे लगभग केसों में यूज़ होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। न्यूरो में मोबिलाइजेशन में यूज होता है। होता है न्यूरो में, अगर आपका मान लीजिए कमर में दिक्कत है, PIBD है, अभी तो न्यूरो में आएगा, उसमें मोबिलाइजेशन हो गया कंप्लीट। Yes. अब आता है नेक्स्ट इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ स्ट्रेचिंग, मतलब हम कहाँ पे स्ट्रेचिंग की यूज करेंगे, उसका इंडिकेशन क्या क्या है, किस केस में देंगे। पहला क्या, रेंज ऑफ मोशन इज लिमिटेड, जहाँ पे रेंज ऑफ मोशन जो है जॉइंट का वो लिमिटेड होगा, बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू हैव लॉस्ट देयर एक्सटेंसिबिलिटी। इस वजह से जो जॉइंट के अराउंड सॉफ्ट टिश्यू है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी जो है, लेंथनिंग पावर जो है, इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है या फिर कम हो जाती है एज द रिजल्ट ऑफ एडिशन। इसकी वजह से एडिशन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंड स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। एडिशन पता क्या होता है ना, क्या होता है? सर चिपक जाते हैं। हाँ, चिपक जाता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? ताकि कॉन्ट्रैक्चर होता है जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई टाइटस है, अच्छा। टाइटस बहुत हद तक मेंटेन रहता है, वहाँ पे बहुत बैंड बन जाता है हार्ड, है ना। तो ये जो है कैल्सिफिकेशन जैसे हो जाता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। जैसे यहाँ पे टेंडर एक्चुअली बताया मैंने एंकल में हाँ। कि बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर बन गया। अगर स्टार्टिंग पोजीशन में तो स्ट्रेचिंग से आ जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्चर अगर सीवियर कंडीशन पहुँच गया है फिर ऑपरेट करना पड़ता है सर्जरी, है ना। स्कार टिश्यू फॉर्मेशन क्या होता है, जैसा आप बता रहे हैं स्टिचेस लगे नहीं पे, उसके किनारे किनारे जो स्कार बन जाता है, है ना, कोई टाँके लगे हो उसके आगे कुछ क्या हो जाता है, हार्ड जाता है स्किन, इससे बोलते हैं स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, कॉजिंग फंक्शनल लिमिटेशन और डिसेबिलिटी, है ना। ये सब क्या कॉज करते हैं, फंक्शनल लिमिटेशन और डिसेबिलिटी, या तो डिसेबिलिटी बता देंगे या फंक्शनल लिमिटेशन बता देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको स्ट्रेचिंग यूज करना है, ये इंडिकेशन है, ठीक है। दूसरा क्या, रेस्ट्रिक्टेड मोशन में लीड टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी दैट आर अदरवाइज प्रिवेंटेबल। कोई भी रेस्ट्रिक्टेड मोशन है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी का आ गई है। कोई भी मोशन में रिस्ट्रिक्टेड है, कैसे रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें कोई बोन फॉर्मेशन हो गया, कुछ हो गया, रिस्ट्रिक्टेड मतलब हो गया किसी वजह से रुका हुआ है, तो ये प्लास्टर में होगा, क्या होगा? प्लास्टर में अच्छा, मान लो किसी का फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ का फ्रैक्चर हुआ है ना, लेकिन यहाँ तक बांध दिया तो ये भी तो ब्लॉक हो गया, तो रिस्ट्रिक्टेड मोशन मतलब इसका मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया, इसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस हो लगा, उसकी वजह से क्या हो, लीड टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, उसका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ गई तो हाथ नहीं चला पाता है ना, दैट आर अदरवाइज प्रिवेंटेबल, मतलब कि ये प्रिवेंटेबल है, इसको अगर आप स्ट्रेचिंग दोगे तो ये हो सकता है, तो वहाँ पे आपको इंडिकेशन है स्ट्रेचिंग का, स्ट्रेचिंग आप दे सकते हो, ठीक है। फिर आता है मसल वीकनेस एंड शॉर्टनिंग ऑफ अपोजिंग टिश्यू, कि कहीं भी मान लीजिए मसल वीकनेस है या शॉर्टनिंग है, अपोजिंग टिश्यू जो भी इसके अपोजिंग टिश्यू है उनमें शॉर्टनिंग आ गई है ना, वहाँ पे क्या करोगे आप, जो अपोजिंग टिश्यू है उसकी शॉर्टनिंग दूर करने के लिए आपको स्ट्रेचिंग उसकी स्ट्रेचिंग देनी पड़ेगी, है ना। तभी तो यहाँ पे आपका ये नॉर्मल हो पाएगा, जो भी मूवमेंट है। नेक्स्ट आता है मे बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ टोटल फिटनेस प्रोग्राम डिजाइन टू प्रिवेंट मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी जैसे टोटल फिटनेस प्रोग्राम आप डिजाइन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल जिम में है ना, कहीं पे भी कोई फिटनेस प्रोग्राम आप कर रहे हो, उसमें क्या होगा, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी ना हो, इसको बचाने के लिए पहले क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, पूरे सारे जॉइंट की आप स्ट्रेचिंग करा दो, उससे क्या होगा, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो तो उसमें इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट मे बी यूज प्रायर टू एंड आफ्टर विगरस एक्सरसाइज प्रेशनली टू मिनिमाइज फोर्स एक्सरसाइज मसल शोल्डर, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई आप विगरस एक्सरसाइज कराने जा रहे हो या कोई जिम में वर्कआउट करने जा रहा है, बहुत हैवी जा रहा है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है खेलने जा रहा है, मतलब फुटबॉल प्लेयर है खेलने जा रहा है, तो उसके पहले क्या करता है, उसको स्ट्रेचिंग करनी है। देखा अक्सर स्पोर्ट्समैन स्ट्रेचिंग करके तब कूदते मैदान में, क्यों कूदते हैं, जिससे कि उनकी मसल जो है फ्लेक्सिबल होता है। या कोई जिम में जा रहा है तो पहले क्या करें, स्ट्रेचिंग करेगा, वार्म अप करता है ना, इसलिए करता है कि कोई भी मस्कुलोस्केलेटल लिंक ना हो, कोई इसको खिंचा होता है। तो आफ्टर विगरस एक्सरसाइज और प्रायर विगरस एक्सरसाइज दोनों के पहले भी आपको करना है, बाद में करना है। बाद में क्यों करना है, जैसे कि आप बहुत लंबा कहीं वॉक करके आए या आपने कोई बहुत लंबा एक्सरसाइज प्लान किया,
आधे घंटे घंटा एक्सरसाइज करनी है तो आपकी बॉडी में सोरनेस आ जाएगी, थकान लगेगी ना, लगेगा ये तो थक गया है, गाँव मसल थक गई है, या कहीं आप मान लीजिए पे गए चढ़ के गए तो वहाँ क्या होता है गाँव मसल में एकदम थक गई है, अब नहीं चला जाएगा। वहाँ अगर कोई आपको हल्का सा स्ट्रेच करा दे तो रिलैक्स हो जाएगा ना। तो वही चीज़ कहेंगे कि मतलब प्रायर मतलब पहले आफ्टर भी एक्सरसाइज कोई भी इस तरह काम करना है उसके लिए आपको स्ट्रेचिंग वहाँ पे आपको दे सकते हैं। ये सारे इंडिकेशन है। यहाँ पे कोई डाउट नोट करना है, नोट कर लीजिए, पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए फटाफट। मैं थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। बताओ शोल्डर जॉइंट करो, शोल्डर फ्लेक्शन आइए, शोल्डर क्या कराइए देखिए, बाइसेप्स की कैसे करो, बाइसेप्स की स्ट्रेचिंग में करनी है, करेंगे ऐसे खड़ो सबको देखो सामने, बताओ स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं दीपक तुम बताओ बाइसेप्स की स्ट्रेचिंग सामने खड़ो चलो बताओ कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा बाइसेप्स की स्ट्रेचिंग कराना दीपक कैसे करेंगे इसको हाथ इसका सीधा नहीं हो रहा वैसे तो इसके और यहाँ पर होल्ड करेंगे, इसको कहीं फैट वाले बैठा देंगे, होल्ड करेंगे उसके बाद ये हाथ ये स्ट्रेच मतलब वो जितना उसकी रेंज उस टाइम है उससे थोड़ा सा नहीं, मान लो रेंज पूरी है, रेंज पूरी तो उसकी करनी है। अगर रेंज पूरी आ रही है लेकिन हल्की सी तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे हल्का सा इनकी टाइटनेस स्टार्टिंग है तो कैसे करोगे? ये है इसकी रेंज टाइटन जो हाथ रख के इसको हल्का सा पीछे की ओर यहाँ पे जॉइंट रख के ये ऐसे नहीं, थोड़ा होल्ड करना स्ट्रेचिंग में, होल्ड का मतलब पहले दो फिर ये स्ट्रेच किया मतलब ऐसे करोगे इसको रोका उधर रोके आ जाए, अब स्ट्रेच फील हुआ जैसे अभी तो स्ट्रेच फील कैसे हुआ क्या आ रहा ना, ये स्ट्रेच हो रहा है ठीक है। और ये होता है आपका कोई नर्व अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो उसका मोबिलाइजेशन, नर्व का मोबिलाइजेशन जो होता है, मान लीजिए रेडियल नर्व या नर्व में कोई दिक्कत आ रही है वहाँ की स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप पेशेंट को बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन बिठाएंगे, तो भी खड़े रिलैक्स करेंगे ठीक है, तो इसको आप पूरा स्टेबलाइज करोगे है ना। फिर क्या करोगे, हाथ को स्ट्रेच करोगे, यहाँ होल्ड करोगे ठीक है, फिर इस तरह से इसको पाम जो थोड़ा सीधा रहेगा, फिर धीरे धीरे करके स्ट्रेच करोगे। क्या हो रहा है ना, स्ट्रेच तभी होगा पूरा पीछे ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो सर इसको तो फील नहीं हो रहा, फिर अच्छा ना हो कोई बात नहीं, तो इस तरह से होगा ठीक है। ठीक चलो समझ गया ना स्ट्रेचिंग, ये लिख लिया। अगर हम कहें आपसे कि काफ मसल की स्ट्रेचिंग करनी कैसे करेंगे, काफ मसल की सर काम मसल की इसको करेंगे ऐसे नीचे से होल्ड करके क्या बोला? चीज को यहाँ नीचे नीचे से सर आदमी को गोल नीचे में पैर बैठा एक 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 बताओ पहले बताओ। पैर के नीचे से उसको होल्ड करके ऐसे इसका नहीं, किया यहाँ था, पे- ऐसे उसको लेग को करेंगे नहीं पैर सीधा रहेगा, पूरा रहेगा सीधा सीधा जी। पेशेंट मान लीजिए सुपाइन में लेटा हुआ है,
क्या करेंगे? सर उसको सुपाइन इसी में में नहीं जोड़ना लेना है सर, ऐसे ना? कैसे लेटेंगे? सुपाइन सीधे की तरफ होना है। नहीं, अगर आप काफ की कर रहे स्ट्रेचिंग तो कैसे करोगे? इनको सब सुपाइन से लगा करोगे, टोन में करोगे? टोन में करेंगे। टोन में करोगे। सुपाइन में सुपाइन करोगे? में करें सर। टोन में करेंगे। सुपाइन में सुपाइन में करेंगे? टोन में क्यों करेंगे? सुपाइन में क्यों नहीं करेंगे? सर रोल में तो कौन से होगा ना? वो तो hands में होगा। और उसमें अगर पंजा वाला नीचे पर तो hands लेकर काफ प्रॉपर स्ट्रेचिंग जो होगी हाँ सर। सुपाइन में होगी, टोन में भी हो जाएगी। तो आप बता रहे हो, उल्टा डाके आप जब नी को फोल्ड करोगे तभी स्ट्रेचिंग होगी। लेकिन तब क्या है, आपकी टीए की स्ट्रेचिंग होगी। टेंडर और एक्सक्यूज होता है कि उसकी स्ट्रेचिंग होगी, मतलब काफ की बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन पेशेंट को सुपाइन सीधा नहीं डाके और फिर इससे करना है, यहाँ से नहीं डालना है, यहाँ पे करके ये हल्का सा प्रेशर देंगे, ये किया होगा आप लोगों ने, तब आपको यहाँ पे डेवलप होगा स्ट्रेचिंग फील होगा, है ना। तो काफ की स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है, ज़्यादातर पेशेंट में आपको करानी पड़ती है, जो भी बेड रिडन पेशेंट है करानी पड़ती है ना। ये वाला जो मैंने कराया, ये क्या होता है, ये अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट कहीं पे है, मान लीजिए किसी के कोई कह रहा है मेरे हाथों में दर्द आ रहा है ना, गर्दन से निकल रहा है, भी दर्द, तो ये होती है इसकी स्ट्रेचिंग। ये सब स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो आप, ऐसे करके ये, और यहाँ से हाथ रखिए, यहाँ पे एकदम खिंचा हुआ है, और इनका हाथ ऐसे क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट, ये करो, यस सर। आ रहा है ना, ये होता है, ठीक है। यस इसको नर्व स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात होती है ना, इंडिकेशन आप समझ गए कहाँ कहाँ देना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पे ये अप्लाई है, ठीक है। बोनी ब्लॉक ड्यू टू जॉइंट मोशन, बोनी ब्लॉक मतलब कहीं किसी जॉइंट में मान लीजिए कोई बोन है ना, उसका कोई ब्लॉक टूट के फंसा है या कोई ऐसा है कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि आप सोच रहे हो मसल की प्रॉब्लम बोन की आ रही है, आप जब उसकी स्ट्रेचिंग करती तो वहाँ क्या होगा, मसल इंजरी हो जाएगी या फिर बोन ब्रेक हो सकती है ना, कोई भी इंजरी हो सकती है, वहाँ पे आपको ये अवॉइड करना, नहीं देना। अगर आपको डाउट लगता है सर कि अगर बोन में कोई इंजरी वगैरह है तो नहीं करवाना, बोन का अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं करवाना। बोन मतलब वहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है ना, मान लीजिए किसी को कैल्शिफिकेशन हो चुका है बोन का, बहुत टाइम पुराना मान लो फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टिक का साल बाद आ रहा है, क्या कैल्शिफाइड हो गया, अब उसकी स्ट्रेचिंग आप लोगों को क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और जबरदस्ती करा दोगे तो वहाँ पे इंजरी के चांस होगा, तो उसको आपको ध्यान देना है, वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरा क्या, देयर वाज अ रीसेंट फ्रैक्चर एंड बोनी यूनियन इज इनकम्प्लीट। अगर कोई रीसेंट फ्रैक्चर हुआ है, कोई तुरंत का केस आया फ्रैक्चर का, है ना, या उसकी जो बोन यूनियन है पूरी तरह से जुड़ा नहीं है, वहाँ पे भी आपको नहीं देना है, क्योंकि आप स्ट्रेचिंग दे दोगे तो दोबारा से फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि हड्डी पूरी तरह जुड़ी नहीं है ना। देयर इज एविडेंस ऑफ एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन प्रोसेस, अगर वहाँ पे आपको कोई भी एविडेंस मिलता है इस तरह का कि इन्फ्लेमेशन हुआ है या कोई इन्फेक्शन प्रोसेस है, कोई मतलब बीमारी चल रही है अंदर, है ना, कोई पैथोलॉजी चल रही है, और सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग कुड बी डिस्टर्बेड इन द राइट टाइट टिश्यू एंड सराउंडिंग, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग जो है वो डिस्टर्ब हुई किसी वजह से, उस कंडीशन में आपको स्ट्रेचिंग नहीं देनी, ठीक है। कहाँ कहाँ देना है, बोनी ब्लॉक अगर है, कहीं बोनी प्रॉब्लम आ रही है, या कहीं रिसेंट फ्रैक्चर हुआ है, या मैल यूनियन है मतलब हड्डी जुड़ी नहीं है ना, या फिर कहीं पे इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शन प्रॉब्लम है, इन सब कंडीशन में आपको नहीं देना, ठीक है। देयर इज शार्प एक्यूट पेन विद जॉइंट मूवमेंट और मसल एलोंगेशन, अगर आप मान लो स्ट्रेचिंग करा रहे हो, बहुत शार्प पेन होता है, एक्यूट पेन है, और जॉइंट मूवमेंट जो है, तो सॉरी एक्यूट पेन है जॉइंट मूवमेंट है ना, और मसल एलोंगेशन, मसल की जैसे आप स्ट्रेच कर रहे हो, इलांगेट कर रहे हो, तो पेन हो रहा है, मतलब कि कहीं इसको कोई पैथोलॉजी चल रही है, कहीं चोट लगी है या कहीं अंदर इन्फेक्शन है या कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कत है, वहाँ पे भी आपको नहीं देना है। अगर पेशेंट आपने स्ट्रेचिंग कराया, हल्का फुल्का तो स्ट्रेच होगा, कहेगा आपका खिंचाव लग रहा है, लेकिन अगर दर्द बताता है, मुझे दर्द हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको नहीं देना, ठीक है, क्योंकि उसको अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत उसको पता है, वहाँ पे आपको नहीं देना, पर्ची चिपका। फिर आता है एक हेमेटोमा और अदर इंडिकेशन ऑफ टिश्यू ट्रॉमा डॉक्टर, कोई वहाँ पे हेमेटोमा है ना, कोई ब्लड मान लीजिए वहाँ पे इकट्ठा हो गया किसी वजह से, या कोई टिश्यू ट्रॉमा है, उस कंडीशन में स्ट्रेचिंग नहीं देंगे, तो स्ट्रेचिंग देने क्या होगा, फाइबर ब्रेक कर देंगे, तो हेमेटोमा और बढ़ जाएगा तेजी से, है ना। या फिर इंडिकेशन अगर सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा के, वहाँ पे भी देना है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू क्या है वो और ब्रेक कर जाएगा। सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा मतलब कैसे पता लगता है? टिश्यू ट्रॉमा इसमें कैसे पता लगता है? मतलब उसको कोई चोट लगी आपको दिखेगी नहीं, अच्छा, किसी भी
तरह की मतलब छोटे सॉफ्ट टिश्यूज पढ़ा था ना ऑटोमेटिक में, सॉफ्ट टिश्यू जिनको दिख नहीं रहा सूजन कालापन है ऐसा कुछ होगा तो मतलब शोल्डर इम्पेचमेंट से कम था ना, कल पढ़ाया था पेनकुलर से तो सब कंडीशन में आप स्ट्रेचिंग नहीं देंगे, ठीक है, स्ट्रेचिंग से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फिर आता है हाइपर मोबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए वहाँ पे हाइपर मोबिलिटी है, मतलब मोबाइल जॉइंट का मोबिलिटी है वो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे लोग ना शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू प्रोवाइड नेसेसरी जॉइंट स्टेबिलिटी इन व्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और न्यूरल स्टेबिलिटी। मैंने बताया था, मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको आप देख लो कि कोई मसल शॉर्ट है, उसको उससे फायदा चाहिए, लेकिन वो उसके लिए बेनिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पोलियो का पेशेंट है या कोई डिफॉर्मिटी हो गई है उसको, लेकिन वो उसी शॉर्ट मसल की वजह से चल रहा है ना, बात समझ में ना। मान लीजिए कोई किसी क्वाड्रिसेप्स वीक है और हैमस्ट्रिंग टाइट है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग आप कराओगे, लेकिन अगर वो हैमस्ट्रिंग की बदौलत ही चल रहा है तो ये नहीं कराओगे, तो नहीं चल ये आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि इसकी मान लो पैरालिटिक केस है कि क्वाड्रिसेप्स की पैरालिसिस हो चुकी है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को मेंटेन करके जैसा होता है कि बचक के चलते हैं या छड़ी से चल रहे हैं, तो अपने आप को मेंटेन करके हैमस्ट्रिंग में चल रहा है। आपके पास आया, आपने कहा कि हैमस्ट्रिंग टाइट और उसको ढीला करना, तो क्या होगा, तो उसका वो चल के आएगा, जाएगा कैसे, लेट के जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की कंडीशन हो, पूरा एग्जामिन असेसमेंट जो पढ़ाया गया इसलिए पढ़ाया गया, पूरा असेसमेंट करना है कि कहाँ पे ज़रूरत है कहाँ नहीं है, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें दिक्कत कर जाती हैं, तो वहाँ पर शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू इनेबल पेशेंट विद पैरालिसिस और सीवियर मसल वीकनेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शनल स्किल्स अदरवाइज नॉट पॉसिबल। जो मैंने बोला वही लाइन है, शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू इनेबल ए पेशेंट विद पैरालिसिस, है ना, तो पैरालिसिस का पेशेंट है उसको इनेबल बना रखा है चलने फिरने के लिए, और सीवियर मसल वीकनेस या कोई मसल वीकनेस सीवियर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शनल स्किल्स अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अगर ये आप खोल दोगे, लूज कर दोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर इसको अप्लाई नहीं करना है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। टाइम हो गया। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। क्या क्या डिटर्मिनेशन होना चाहिए जब स्ट्रेचिंग आप करा रहे हैं। पहला क्या, अलाइनमेंट। सबसे पहले जो जॉइंट का अलाइनमेंट है, लिम्ब का अलाइनमेंट है, उस पर ध्यान देना है। पोजिशनिंग द लिम्ब और द बॉडी सच दैट द स्ट्रेस फोर्स इज डायरेक्टेड टू द एप्रोप्रिएट मसल ग्रुप। जो मैंने भी आपके ऊपर विकी कराया उसका यही बात है, अलाइनमेंट। मतलब जैसे मैंने यही कराया, ठीक है, या तो देख लो, अगर मैंने स्ट्रेस कराया तो मुझे स्ट्रेस फील हुआ, यही चीज़ मैं ऐसे करा दूँ होगा स्ट्रेस नहीं होगा। तो प्रॉपर अलाइनमेंट जरूरी है। हमारे हाथ ऐसे लटका दिए और स्ट्रेच करो, कुछ हो गई, है ना। तो प्रॉपर अलाइनमेंट मतलब आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि आप पहले आपने एल्बो को स्ट्रेच किया फिर उसको किया, है ना। अब जैसे आप फिर काफ का करा दो, अब काफ में क्या मान लो स्पाइनल पेशेंट डेटा सीधा करके आप करा दो, स्ट्रेच होगा, पैर आपने मुड़वा दिया, मालिक फ्लेक्स करा दिया, तो होगा स्ट्रेच नहीं होगा। तो प्रॉपर अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। पोजिशनिंग जो है इसी पे एक्सरसाइज में बहुत जरूरी होती है ना। फिर आता है स्टेबलाइजेशन, फिक्सेशन ऑफ वन साइड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मसल एज द स्ट्रेस फोर्स इज अप्लाइड टू द अदर मूवमेंट, है ना। क्या करना है आपको, एक साइड को स्टेबलाइज करना है। फिक्सेशन ऑफ वन साइड ऑफ अटैचमेंट, जो उसका मसल्स का एक अटैचमेंट है उसको स्टेबलाइज करोगे, फिर स्ट्रेच करोगे तभी दूसरी साइड में स्ट्रेचिंग आएगी। अगर आप स्टेबलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, अब आपने स्टेबलाइज नहीं किया तो ऑलरेडी वो भाग जाएगा। जैसे मैंने बताया कि उसको लिटाक करना है, तो लिटाक आप नहीं करना, लिटाक करना हाथ यूँ चल रहा है तो मूवमेंट यहाँ से हो गया, तो स्ट्रेचिंग कहाँ हो पाएगी, है ना। तो प्रॉपर अलाइनमेंट और स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है। फिर आता है इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेच, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेच फोर्स अप्लाइड, ठीक है। ये भी इंटेंसिटी कितनी देनी है, कहाँ पे कितनी अप्लाई करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दोगे तो भी दिक्कत है, कम दोगे तो पता ही नहीं चलेगा, स्ट्रेच हो गई, ठीक है। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच, ड्यूरेशन कितना रखना, पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड एंड शॉर्टेन टिश्यू आर हेड इन द लेंथन पोजीशन, ठीक है। जो भी ड्यूरेशन है स्ट्रेचिंग का, तो पीरियड ऑफ टाइम जो स्ट्रेच फोर्स का वो आप कितना दे रहे हो, और शॉर्टेन ऑफ टिश्यू आर हेड इन द लेंथन पोजीशन, उसको कितनी देर तक आपको लेंथनिंग पोजीशन पर रखना है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा देर रख दोगे तो फिर मसल सोरनेस हो जाएगा, उसको दर्द होने लगेगा। कम रखोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कितनी देर में करना है, जिससे कि इस पेशेंट को ही फायदा होगा। हर पेशेंट का अपना अलग होता है टाइमिंग, है ना। कोई कितना बर्दाश्त कर पा रहा है ना, कोई कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको रोकते हैं, टाइम हो गया।